हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे K1 स्टडी चैनल में प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो हिंदी के 6 क्वेश्चंस को लेके एक बार फिर। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है गजेटेड हॉलीडे का संबंध है। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है गजेटेड हॉलीडे और ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो गजेटेड हॉलीडे का संबंध है ऑप्शन नंबर ए सरकारी अवकाश, ऑप्शन नंबर बी राजपत्रित अवकाश, सी प्रशासनिक अवकाश और डी है निर्धारित अवकाश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राजपत्रित अवकाश। तो जैसे गजेटेड ऑफिसर्स बोलते हैं राजपत्रित अधिकारी, तो वैसे ही गजेटेड हॉलीडे इसका मतलब है राजपत्रित अवकाश। तो इसका गजेटेड हॉलीडे का संबंध जो है राजपत्रित अवकाश से है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अयादी संधि किस संधि का एक प्रकार है। तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। अयादी संधि किस संधि का प्रकार है। ऑप्शन हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या फिर व्यंजन संधि। तो क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, क्योंकि अयादी संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक प्रकार है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि में क्या क्या आते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो पांचवी संधि जो स्वर संधि की है वो अयादी संधि है। और स्वर संधि क्या होती है। दो स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है वो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो अयादी संधि किस प्रकार की संधि है। स्वर संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। अप्राहन शब्द निम्नलिखित में से इसका है अप्राहन शब्द निम्न में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या है इसका सही आंसर। इसका जो ऑप्शन हैं वो प्रातः का समय है, दोपहर के बाद का समय है, संध्या का समय है या डी दोपहर का समय। तो बताना है क्या है इसका सही आंसर। अपराह्न शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर बनता है अपराह्न शब्द जो है वो दोपहर के बाद का समय है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो वैसे ही प्रातः का समय जो दिया हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। प्रातः का समय, प्रातः का समय कभी कभार पूछ लिया जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। प्रातः के समय को क्या बोलते हैं। भोर, सुबह, सूर्योदय का समय। या फिर एक इसके लिए प्रातः का समय के लिए एक शब्द और भी होता है, उसे हम बोलते हैं पौ फटने का समय। पौ फटने का समय बोले तो इसको बोलते हैं पौ फटने का समय। तो ये है पौ फटने का समय। फटने का समय, समय ठीक है। पौ फटने का समय होता है, ये भी इसके लिए एक शब्द होता है प्रातः का समय। वैसे दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न बता दिया। संध्या के समय के लिए क्या होता है। संध्या के समय क्या क्या बोलते हैं। संध्या के समय के लिए शाम होती है, साँझ होती है, गोधूली बेला बोलते हैं। और संध्या के समय के लिए एक वर्ड और भी होता है, संघ बोलते हैं उसे। संध्या के समय के लिए जो होता है वो संघ भी बोला जाता है। एक वर्ड है इसके लिए, संध्या के समय के लिए संघ, वो भी होता है, एक शब्द होता है। और डी दोपहर का समय, दोपहर के समय के लिए मध्याह्न होते हैं। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ और भी है। जैसे ये 4 जो होते हैं पहर होते हैं एक दिन के। तो इसमें आप ये देखिए कि जैसे संध्या है। संध्या जो होता है सूर्य के अस्त होने और रात होने के आगमन के बीच का समय होता है। और यह दिन के चौथे और आखिरी पहर का समय होता है। मतलब दिन के चौथे पहर का जो है लास्ट जो आखिरी जो समय है वो संध्या का समय होता है। तो उसी प्रकार से अगर कभी कभार ये क्वेश्चंस भी बनता है कि ये पहर पहर होते हैं, वो पहर कितने होते हैं। तो पहर जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी के लिए है। पहर जो होते हैं वो 8 पहर होते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं, एक दिन में 8 पहर होते हैं। ये भी थोड़ा सा जानने वाली बातें हैं। ये 8 पहर होते हैं। और उसमें तो 4 पहर के बारे में पता ही है आपको। ये चौथा जो पहर हो गया वो संध्या का पहर हो गया। उसके अलावा 4 पहर और होते हैं, वो रात में होते हैं। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, वो 4 पहर इसके अलावा और होते हैं। उसके
प्रदोष हो गया, निशीथ हो गया, त्रियामा हो गया और उषा हो गया। तो कुल मिला के 8 पहर होते हैं पूरे दिन में। तो ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। तो इसका जो सही आंसर है, अपराह्न शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए उपयुक्त होता है? तो दोपहर के बाद का समय होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगस्त्य का समुद्रपान मुहावरे का अर्थ क्या है? अब ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अपना बचा कर दूसरों का हड़प करना, समुद्र के जल को पीना, सी असंभव कार्य करना और डी जो है शानो शौकत से रहना। तो क्या है इसका सही आंसर? अगस्त्य का समुद्रपान मुहावरे का अर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असंभव कार्य करना। क्योंकि असंभव कार्य करना का मतलब ये है कि जो अगस्त्य का समुद्रपान है, वो अगस्त्य ऋषि जो 7 समुद्र की यात्रा कर चुके थे, समुद्र पार जो समुद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर किसी महात्मा का नाम आता है तो वो इन्हीं महात्मा का नाम आता है। तो इसलिए ये मुहावरा बना हुआ है कि अगस्त्य का समुद्रपान करना। कहने का मतलब होता है कि असंभव कार्य करना या फिर सब कुछ खत्म कर देना। तो ये इसका होता है। ये एक तो असंभव कार्य करना भी इसका अर्थ होता है और दूसरा होता है सब कुछ खत्म कर देना। ये भी अगस्त्य का समुद्रपान मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, असंभव कार्य करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 5वां। दोफरा का बटुई छैलू बेटी जा किसकी गीत रचना है? ये अभी पेपर में आया वो भी हुआ था ये क्वेश्चन। दो फरा का बटुई छेलू बैठी जाए, ये गीत है। गीत रचना किसकी है ये बताना है। ए प्रीतम भरतवाण की, बी नरेंद्र सिंह नेगी की, सी किशन महिपाल की और डी है मंगलेश डंगवाल की। क्या है इसका राइट आंसर? ये पता है आपको? इसका जो राइट आंसर है वो नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो नरेंद्र सिंह जी नेगी जी की जो है गीत रचना है। और नरेंद्र सिंह नेगी को किस नाम से जाना जाता है? ये भी मालूम होना चाहिए। किस नाम से जाना जाता है? गढ़ रत्न के नाम से। ये गढ़ रत्न के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इनको एक नाम और भी है। क्या नाम है इनका? दूसरा नाम क्या है? पहाड़ों के बॉब डिलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बॉब डिलन के नाम से। ये इसको बोलते हैं बॉब, सॉरी गलत हो गया है, इनको बोलते हैं आपका बॉब डिलन। बॉब लिखते हैं इसको, ठीक है, बॉब डिलन, डी, ठीक है ना, ये भी बोलते हैं इसको। बॉब डिलन के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़ रत्न होते हैं या पहाड़ों के बॉब डिलन के नाम से भी जाना जाता है। ये गढ़वाल के और उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायक और संगीतकार और कवि भी हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। भाषा और बोली के बीच का कौन सा अंतर सही नहीं है? क्या होता है भाषा और बोली के बीच का अंतर? ए ऑप्शन है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है, सही है। एक भाषा में अनेक बोलियां होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा व्याकरण सम्मत होती है परंतु बोली के व्याकरण रूप में अस्थिरता हो रहती है, ये भी सही है। और डी जो है, भाषा का प्रयोग साहित्यिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में होता है जबकि बोली का प्रयोग राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में होता है, बोल रहा है। तो क्या इसका सही आंसर? ये बोल रहा है भाषा और बोली के बीच का कौन सा अंतर सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि भाषा का प्रयोग साहित्य एवं शैक्षिक क्षेत्र में होता है जबकि बोली का प्रयोग जो होता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में होता है, बोल रहा है। तो ये ऑप्शन से जो है गलत है। कहने का मतलब ये 3 जो है सही है भाषा और बोली के लिए, और जो कौन सा अंतर सही नहीं है बता रहा है वह ऑप्शन नंबर डी जो है सही अंतर नहीं है। क्या होता है वैसे भाषा और बोली में और अंतर भी होते हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का सीमित होता है। भाषा मान्यकृत होती है जबकि बोली नहीं होती है। और भाषा में व्याकरण होता है जबकि बोली में नहीं होता है। और भाषा का क्या होता है कि इस्तेमाल जो है साहित्य में पत्राचार में होता है जबकि बोली का इस्तेमाल बोलचाल में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो यहाँ पर हिंदी के 6 क्वेश्चंस पूरे हुए। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड के 6 क्वेश्चंस के साथ। तो उत्तराखंड का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड की किस महिला ने तीर्थ यात्रा मार्गों में धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, जसूली सौक्यानी, बी गौरा देवी, सी चंद्रप्रभा एतवाल और डी गंगोत्री गबरियाल। तो कौन सा सही आंसर है इसका, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
जोसुली सौक्यानी। उत्तराखंड के किस महिला ने तीर्थ यात्रा मार्गों पर धर्मशाला का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने जो है धर्मशाला मार्गों का निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सल्ट। तो सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, झंडा मेला किस घटनाक्रम के कारण मनाया जाता है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि झंडा मेला जो है किस घटनाक्रम के कारण मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुरु राम राय के देहरादून का प्रथम भ्रमण, बी, राजा प्रदीप शाह का राज्यारोहण, सी, गुरु गोविंद सिंह के उत्तराखंड का प्रथम भ्रमण, और डी, गुरुद्वारा पौंटा साहिब की स्थापना। तो किस लिए मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरु राम राय की देहरादून का प्रथम भ्रमण। मतलब गुरु राम राय ने देहरादून में पहला उनकी यात्रा थी, तो इसीलिए जो है झंडा मेला मनाया जाता है। और दूसरी बात कि गुरु राम राय का जन्मदिन कब है? 15, जो गुरु राम राय के जन्मदिन पर ही जो है देहरादून में 15 दिनों का झंडा मेला लगता है, इसके बारे में। और दूसरा क्या है कि गुरु राम राय जो थे सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र थे। और झंडा मेला लगता कब है? झंडा मेला जो है होली के 5वें दिन हर साल लगता है। ठीक है, तो इस जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है ए, गुरु राम राय के देहरादून का प्रथम भ्रमण, ये इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? ये प्रतिशत है बताना है, हाँ प्रतिशत है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर या हरिद्वार। तो कौन सा सही आंसर है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को दिया जाता है? उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को दिया जाता है? पहला जॉर्ज विलियम ट्रेल को, दूसरा एडवर्ड गार्डनर, सी, हेनरी रैमजे और डी, बैटन। तो कौन है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे कौन थे? कुमाऊं में इन्हें क्या कहते हैं? कुमाऊं में इनको रामजी साहब के नाम से भी जाना जाता है। और हेनरी रैमजे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। एक चीज़ में ये है। और दूसरी जो है कि इन्होंने जो है हेनरी रैमजे ने उत्तराखंड के ब्रिटिश शासन में कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों तक शासन किया। कितने किया? 28 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था? 28 वर्षों तक जो है इन्होंने कम से कम 1856 से लेकर 1884 तक जो है कमिश्नर के रूप में रहे। और ये जो थे कुमाऊं के कौन से थे? 6वें कमिश्नर थे। और कुमाऊं में अगर कुमाऊं की बात देखेंगे तो वो थे 6वें कमिश्नर थे। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। 6वें कमिश्नर के रूप में ये कुमाऊं में रहे हुए थे। तो ये है इसका सही आंसर। 5वें का जो है हेनरी रैमजे जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सदाव्रत शब्द उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है? ये उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। हैड़ा खान और लोहा खाम, मनसा देवी और चंडी देवी, गंगोत्री और यमुनोत्री, और डी है बद्रीनाथ और केदारनाथ। सदाव्रत जो शब्द है वो किन मंदिरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं सदाव्रत का। तो ये है 6th क्वेश्चन का आंसर नंबर डी। तो उत्तराखंड के 6 क्वेश्चंस भी पूरे हुए। और अब बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के 6 क्वेश्चनों को लेते हुए। चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का है। बताना है आपको, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ए, कोयला, बी, पेट्रोल, सी, पवन ऊर्जा और डी, डीजल। बताइए कौन सा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत? पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? क्या होते हैं? छोटी सी चीज़ है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से, बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किए जाते हैं। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? जो हाल ही में के वर्षों में इस्तेमाल में आए हुए हैं। ठीक है,
तो बताइए कौन सा है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी पवन ऊर्जा और डी डीजल। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पवन ऊर्जा के अलावा और कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा भी होती है, और इसमें सौर ऊर्जा भी होती है, ठीक है ना। पवन ऊर्जा के अलावा कौन सी होती है? सौर ऊर्जा भी होती है। और कौन सी होती है? पवन ऊर्जा तो है ही। और कौन सी होती है? बायोगैस, बायोगैस भी होती है, ठीक है। तो ये सब होती हैं। तो इसमें जो पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत होता है उसमें क्या होता है, बहुत पहले से जो चले आते थे उसमें क्या होता था कि उसमें बिजली पैदा करने में ज़्यादा खर्चा आता है और पर्यावरण के लिए नुकसान भी पहुंचाते थे। तो इसलिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है कि बिजली पैदा करने में खर्चा कम आता है, और प्राकृतिक जो है पोल्यूशन की दृष्टि से भी जो है ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, और प्रकृति को, तो इस वजह से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना पर है? ये पहले वाले वीडियो में भी था, राष्ट्रीय वयोश्री योजना पर है। तो किस राष्ट्रीय वयोश्री योजना किन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी बीपीएल और डी अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है वो है आपका बीपीएल। बीपीएल जो है इसका सही आंसर है। पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ था बीपीएल। और ये इसमें क्या है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना है क्या, वो मैंने बताया था कि आरवीआई राष्ट्रीय वयोश्री योजना की मदद से जो होता है वो बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण मुफ्त में दिए जाते हैं इस योजना के तहत। और इसमें जो मेन जो चीज़ है, और यह योजना जो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। और उसमें भी बताया था कि शारीरिक सहायता के लिए, जैसे कोई इलाज, अगर कोई बीमारी है तो उसके इलाज के लिए, और सहायक उपकरण मैंने बताए थे, वॉकिंग स्टिक बताया था, बैसाखी बताया था, व्हील चेयर, ऐसे चश्मे, इस तरीके से उनको जो है ये उपकरण दिए जाते हैं मुफ्त में। तो ये था दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बीपीएल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो इसमें एक है, ए है खेड़ा का किसान आंदोलन, चंपारण का किसान आंदोलन, और रायबरेली या फैजाबाद का किसान आंदोलन, और डी है बारडोली का किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली या फैजाबाद का किसान आंदोलन। ये सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन 1920 के बाद जो प्रभावित हुआ वो ये असहयोग आंदोलन से जो है ये रायबरेली या फैजाबाद का किसान आंदोलन प्रभावित हुआ। तो इसका जो सही आंसर सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ये है, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्बियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, ए अरावली में, बी पश्चिमी घाट में, सी गोंडवाना में, और डी शिवालिक में। क्या है इसका सही आंसर? प्रीकैम्बियन युग, प्रीकैम्बियन युग क्या है? कैम्बियन एरा से पहले, जब पृथ्वी के इतिहास में उस समय को बताता है जिस समय क्या था, बहुत सारे बहुकोशिकीय जानवरों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें प्री कैम्बियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं कह रहा है। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अरावली में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना PKY को शुरू किया गया? तो निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY को शुरू किया गया था? 2016, 2015, 2018 या फिर 2019? तो क्या है इसका सही आंसर, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, क्या है? PKVY, ये योजना आई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की तरफ, जो इस सामान्य ज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है? अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 21A में, या फिर अनुच्छेद 26 में? क्या है इसका राइट आंसर?
इसका जो राइट आंसर है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो था वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 21A में। तो अनुच्छेद 21A में जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इसी के साथ सामान्य ज्ञान के 6 क्वेश्चन भी पूरे हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट 6 के साथ जल्द ही हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।